मुंबई, सिंघानिया पैलेस। महल की तरह दिखने वाला ये 5 मंजिला बंगला मुंबई के फेमस बिजनेसमैन महेंद्र सिंघानिया के डैड मदन लाल सिंघानिया ने बनवाया था। उन्होंने बड़े ही प्यार से इस बंगले का नाम सिंघानिया पैलेस रखा था। मदन लाल सिंघानिया ने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस बंगले में लगा ली थी। वो चाहते थे उनकी आने वाली 7 पुश्तें इसी बंगले में अपना जीवन बिताएं। अपने जीवन के आखिरी समय में इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र सिंघानिया से वादा लिया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। महेंद्र सिंघानिया की 3 संतान हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। वादे के मुताबिक महेंद्र सिंघानिया ने अपने तीनों बच्चों को अपने डैड के बंगले का महत्व बताया और अपने पिता की ही तरह उन्होंने भी अपने दोनों बेटों से ये वादा लिया। आज 40 साल बाद महेंद्र सिंघानिया बूढ़े हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी थी और अब उन्होंने अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटे रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया को सौंप दी और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों को अपने पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी बिताने लगे थे। जून का महीना शुरू हो चुका था। सभी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। महेंद्र जी की बेटी भी अपने दोनों बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने सिंघानिया पैलेस आई हुई थी। दोपहर का समय हो रहा था। सभी बूढ़े, जवान और बच्चे एक साथ लिविंग रूम में बैठकर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं सेकंड फ्लोर के एक कमरे की सारी लाइट्स और खिड़कियां बंद थीं, जिस वजह से दोपहर के समय में भी उस कमरे में काफी अंधेरा था। स्टडी टेबल पर कंप्यूटर ऑन था और उसके सामने एक 13 साल का लड़का बैठा था, अपने चेहरे पर एक डेविल मास्क पहने। मास्क का रंग लाल था और उसकी बड़ी बड़ी सींगें थी। वो 13 साल का लड़का एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। स्क्रीन पर एक आदमी दुनिया के सबसे खतरनाक इल्लीगल वेपन को शो करते हुए उसके प्राइस के साथ उस वेपन की सारी खूबियां बता रहा था। उसने एक शॉटगन की तरह दिखने वाला एक वेपन लिया और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा, इस वेपन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट है। इसे आसानी से छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसे दुनिया के सभी बड़े देशों की आर्मी ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहती है और वो इस वेपन को पाने के लिए दुगनी रकम देने को भी तैयार है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस वेपन की क्वांटिटी अभी लिमिटेड है। सभी लोग उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उस आदमी ने एक एक करके उस वेपन की सारी खूबियां और डिमांड्स के बारे में बता दिया। सब कुछ जानने के बाद मीटिंग अटेंड कर रहे सभी मेंबर्स ने अपने अपने मन में उस वेपन को खरीदने का प्लान बना लिया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा वो लड़का इस समय अपनी चेयर को बार बार लेफ्ट और राइट टर्न कर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशंस मास्क से ढके हुए थे, लेकिन उसके बॉडी मूवमेंट्स को देखकर यह साफ पता लग रहा था कि वो भी उस वेपन के प्राइस को जानने में काफी उत्सुक था। इससे पहले कि वो आदमी उस वेपन का प्राइस बताता, कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और उस लड़के ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। वो खड़ा हुआ और उसने रूम की लाइट ऑन की। उसकी नजर सामने खड़े उसी के हम उम्र लड़के पर टिक गई और उसने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसने अभी भी अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारा था, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़के के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सामने वाले लड़के ने थूक निकला और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, तुम अभी वो सब लोग, वो हथियार और वो आदमी जिससे तुम बातें कर रहे थे, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक है। पिछले हफ्ते ही मैंने उसकी फोटो न्यूज में देखी थी। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। अपने साथ साथ तुमने मुझे और पूरी फैमिली को भी मुसीबत में डाल दिया। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया ना, तो वो हम सबको अरेस्ट कर लेगी। अगर उन्हें नहीं भी पता चला, तो वो आतंकवादी तुम्हारे साथ हम सबको जान से मार देगा। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मैं अभी जाकर सबको इस बारे में बता देता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही वो लड़का दरवाजे की तरफ जाने लगा कि तभी उसके सामने मास्क पहने लड़का आ गया। उसने अपना मास्क उतार कर नीचे फेंक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, समझे तुम? यह कहते हुए उस लड़के के चेहरे के साथ उसके कान भी लाल हो चुके थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोनों लड़के दिखने में काफी हद तक एक जैसे थे। उम्र, हाइट, रंग और चेहरे की बनावट सब लगभग एक जैसी ही थी। अगर कुछ अलग था तो उन दोनों का ऑरा और उनकी आंखें। देखने से साफ पता चल रहा था कि दोनों ट्विन्स थे।
लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से एकदम अलग थी। दूसरे लड़के ने अपनी बात कही। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, गलती नहीं बल्कि जुर्म किया है। तुम आतंकवादियों से बात करते हो, तुम्हें पता भी है ये इल्लीगल है और खतरनाक भी। इसके बावजूद तुम चाहते हो मैं इस बारे में घर वालों से छुपाने में तुम्हारी मदद करूं? इस पर पहले वाले लड़के ने बड़ी ही बेबाकी से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुमने अभी चोरों की तरह छिप कर इस कमरे में होते हुए देखा और सुना, वो सब इस कमरे से बाहर जाने से पहले भूल जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुमने कुछ देखा ही ना हो। ये सुनकर दूसरे लड़के ने थोड़ी हैरानी और गुस्से से कहा, व्हाट? तुम पागल हो? मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ? वो भी ये जानते हुए कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। ये सब सुनकर पहले लड़के का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने दूसरे लड़के को धमकी देते हुए कहा, किसी को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर दूसरे लड़के ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? पहले लड़के को समझ में आ गया था कि अब बातों से बात नहीं बनने वाली। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और कुछ ही पल में कमरे में एक चीख के साथ कुछ गिरने की तेज आवाज आई। दूसरा लड़का फर्श पर गिरा था। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था और उसके आसपास फ्लावर वॉश के टुकड़ों के साथ और भी चीजें उस लड़के के टकराने से गिरकर टूट चुकी थी। इससे पहले वो समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, पहला लड़का उसके पास गया और उसने उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू मेरा सगा भाई है, इसलिए मैं तेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू बार बार मेरे रास्ते में टांग अड़ाता रहे और मैं कुछ ना करूं, समझ गया? अभी जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आगे से तू कभी भी मेरे कमरे में नजर आया तो जिस आतंकवादी की तू बात कर रहा है ना, उसी के पास तुझे भेज दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से जोर की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर महेंद्र, उनके दोनों बेटे रघुवेंद्र और देवेंद्र और उनके साथ उनकी पत्नियां और बाकी घरवाले खड़े थे। दरअसल कुछ देर पहले एक फीमेल सर्वेंट कमरे के बाहर से गुजर रही थी। उसने जब अंदर दोनों भाइयों को बहस करते सुना तो उसने जाकर ये बात सबको बता दी। दोनों भाइयों में शुरू से ही नहीं पटती थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब दोनों भाई की आपस में लड़ाई या बहस ना हो। यही सोचकर सभी लोग ऊपर आ रहे थे कि कमरे में कुछ गिरने की तेज आवाज के साथ एक चीख कमरे के बाहर तक गूंज उठी थी। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान थे। रघुवेंद्र जी गुस्से में बोले, अरशद, ये क्या बदतमीजी है? अथर्व तुम्हारा बड़ा भाई है, अभी के अभी उसे छोड़ो। ये सुनकर अरशद ने एक नजर अथर्व को देखा। उसके चेहरे पर डर और दर्द देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने अथर्व को छोड़ दिया। जब वो अथर्व से दूर हुआ तब जाकर सभी की नजर अथर्व के चेहरे पर गई। अथर्व के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था। ये देखते ही अथर्व की मां मीनाक्षी जी उसके पास गई और उसे अपने सीने से लगाकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अथर्व, अथर्व मेरा बेटा। और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अथर्व ने हाथ ऊपर करके मीनाक्षी जी के आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा, माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। आप प्लीज अरशद को मत डांटना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ही बिना पूछे उसके कमरे में आ गया था। ये कहते हुए अथर्व ने वार्निंग लुक के साथ अरशद को देखा। अरशद भी उसे ही देख रहा था। वो समझ चुका था कि अथर्व ने जानबूझकर उसका नाम लिया ताकि सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए और वो सबकी सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन इन सब से अरशद को फर्क नहीं पड़ा और वो वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी कमरे में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। दूसरे ही पल अरशद फर्श पर था। उसने अपने चेहरे के लेफ्ट साइड को अपने हाथों से सहलाया और सामने खड़े लंबे चौड़े रघुवेंद्र जी को देखने लगा। ये उसके पिता थे जो बिना सोचे समझे फैसला किया करते थे, ऐसा अरशद को लगता था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आज और अभी से इस घर का कोई भी सदस्य इस लड़के से बात नहीं करेगा। आज से पूरे 1 महीने तक ये लड़का सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा, इसकी यही सजा है। महेंद्र जी के सिवा सिंघानिया परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो रघुवेंद्र जी की बातों को काट सके। रघुवेंद्र जी ने अरशद की सजा का फरमान जारी कर दिया था और उस कमरे से जा चुके थे। उसके साथ बाकी के मेंबर्स भी उस कमरे से जा चुके थे। अब बस अरशद, अथर्व और मीनाक्षी जी कमरे में मौजूद थे। मीनाक्षी जी ने देखा अरशद का गाल भी अथर्व की तरह लाल हो चुका था। वो उठी और अरशद के पास जाने लगी कि तभी अरशद अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोला,
क्या आपने अपने पति की बात नहीं सुनी? या फिर बेटे की ममता पति के कहे शब्दों पर भारी पड़ रही है? इस पर मीनाक्षी जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अरशद वो तुम्हारे डैड है, तुम उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? लेकिन अरशद ने उनसे बिना उनकी ओर देखे हुए कहा, मॉम यार प्लीज अब आप मत शुरू हो जाना। अब एक काम करो, अपने इस बड़े बेटे को लेकर जल्दी से यहाँ से चली जाओ। कहते हुए उसने गुस्से से एक नजर अथर्व को देखा। अथर्व के चेहरे पर इस वक्त जंग जीतने वाली स्माइल थी। अरशद ने उसे इग्नोर किया और वॉशरूम में चला गया। वहीं मीनाक्षी जी अपने दोनों बेटों को देख रही थी। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। अरशद अथर्व से 15 मिनट छोटा था। जितना सीधा और संस्कारी अथर्व था, अरशद उतना ही बदमाश और बेशर्म। वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, जिस वजह से रघुवेंद्र की नजरों में सिर्फ उनका बड़ा बेटा अथर्व ही सिंघानिया परिवार का वारिस बनने के लायक था। और ये बात उन्होंने डिनर के वक्त सबसे कही थी। उस वक्त अरशद को बहुत गुस्सा आया था और तब से ही अथर्व के प्रति उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा सभी को था, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। पर अरशद ऐसा क्यों था? क्यों थी अथर्व और अरशद के बीच में इतनी दूरी? और आखिर क्या था इस परिवार का इतिहास? जानने के लिए सुनते रहिए। शाम के करीब 5 बज रहे थे। अरशद एक सर्वेंट के पीछे पीछे चल रहा था। उसने एक बैग पकड़ा था जिसमें उसने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान पैक किए थे। बैग काफी भारी था, जिस वजह से उसके हाथों में दर्द हो गया था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे सर्वेंट क्वार्टर ले जा रहे हो या दूसरी दुनिया में? अरशद की आवाज सुनते ही वो नौकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरशद उसे ही गुस्से में घूर रहा था। सिंघानिया फैमिली के साथ साथ सभी सर्वेंट्स भी अरशद के गुस्से के बारे में जानते थे। हालांकि अभी तक अरशद ने किसी सर्वेंट के साथ बदतमीजी नहीं की थी। सर्वेंट की उम्र 40 के आसपास की थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अरशद बाबा, हम पहुंचने ही वाले हैं, बस हमें सामने से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट। अरशद ने सर्वेंट की बातों को बीच में ही रोककर अपना ऑर्डर सुना दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये बैग भी ले लो, मैं काफी थक गया हूँ और मेरे हाथ भी दर्द होने लगे हैं। उसकी बात सुनकर नौकर कभी अरशद को देखता तो कभी बैग को। पैलेस से बाहर आने से पहले ही रघुवेंद्र जी ने सभी नौकर को अरशद की मदद करने से मना कर दिया था। अब नौकर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अरशद उस पर भड़कते हुए बोला, मुझे इस धूप में जलाकर मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? इस पर नौकर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? तो अरशद ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तो क्या यहाँ तुम रुककर एरोप्लेन के आने का वेट कर रहे हो? ये सुनकर नौकर ने शर्म से सिर झुका लिया। तो अरशद ने कहा, हमें आज ही सर्वेंट क्वार्टर पहुंचना है, वो भी पैदल चलकर। तुम्हारे सिर झुकाकर खड़े रहने से हम वहां नहीं पहुंच सकते। बैग उठाओ और जल्दी चलो। इतना सब कुछ सुनने के बाद नौकर ने आगे कुछ नहीं सोचा। उसने बैग लिया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा। पैलेस को बने 50 साल हो चुके थे। जिस समय पैलेस बना था उस समय पैलेस से दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मदन लाल सिंघानिया ने कई एकड़ जमीन सस्ते में ले ली थी। पैलेस के सामने बड़ा सा गार्डन और पूल था और पैलेस के पीछे 200 से भी ज्यादा कार पार्किंग के लिए पूरा इंतजाम था। ज्यादातर विला और बंगले में सर्वेंट क्वार्टर उसी से अटैच होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग था। कुल मिलाकर पैलेस से सर्वेंट क्वार्टर जाने में 5 से 7 मिनट लगते थे। आज से पहले अरशद या उसके भाई बहन में से किसी ने भी सर्वेंट क्वार्टर नहीं देखा था। भारी बैग और धूप के साथ ही 5 मिनट का रास्ता भी अरशद के लिए 5 किलोमीटर जैसा लग रहा था। सर्वेंट क्वार्टर में अरशद को एक छोटा सा रूम दिया गया था जो उसके कमरे से बहुत छोटा था। कमरे में 3 बाई 6 का एक बेड और उसके साथ साथ एक छोटा सा बक्सा, एक टेबल, एक चेयर, एक बाल्टी और ऊपर छत की दीवार पर एक फैन लगा हुआ था। सर्वेंट ने बैग को टेबल पर रखने के बाद अरशद से कहा, अब अरशद बाबा, वॉशरूम बाहर से लेफ्ट साइड में है। अब मैं जाता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे या किसी और सर्वेंट से मदद ले लीजिएगा, है? इतना बोलकर बिना अरशद का जवाब सुने वो सर्वेंट वहां से भाग गया। अरशद पूरे कमरे को अपनी तीखी नजरों से स्कैन कर रहा था। दीवारों पर कई सालों से पेंट नहीं हुआ था, जिस वजह से कई जगह का पेंट सीलन की वजह से निकल चुका था। बेडशीट भी काफी गंदी और पुरानी लग रही थी। अरशद ने सबसे पहले बेडशीट को हटाकर नीचे फेंक दिया। उसने बैग खोला और उसमें से एक नई बेडशीट निकालकर बिछा दी। फिर उसने झाड़ू लिया और अच्छे से पूरे कमरे को साफ किया। उसने अपने बैग को देखा और उसकी नजर बक्से पर गई। ऊपर से बक्से पर काफी धूल जमा हुआ था। उसने पुरानी बेडशीट उठाई और उसी से पूरे बक्से को क्लीन किया। इतना करने के बाद भी वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था। फाइनली अरशद ने दरवाजे के पास रखी बाल्टी ली और कमरे से बाहर आ गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया।
नौकर की बात को याद करते हुए वो लेफ्ट साइड जाने लगा। एक 7 साल की बेहद सुंदर और मासूम सी लड़की जिसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, वहां लगे फूलों पर बैठ रही तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आ, 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 पकड़ लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब तुम मुझसे बचकर कहां जाओगी? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? बच्ची अपने हाथ में पकड़ी तितली को देखकर काफी खुश हो गई थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। उसे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती, अगर तुम्हें उसकी बात सुननी है तो तुम्हें भी बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा था। अरे अरे संभालो, वो उड़ जाएगी। अरशद की बात सुनकर उस लड़की ने अपने हाथों को देखा, उसका हाथ खाली था। ये देखकर वो उदास हो गई। उसका उदास चेहरा देख अरशद उसके पास आते हुए बोला, तुम उदास क्यों हो रही हो? एक काम करो, फिर से दूसरी बटरफ्लाई पकड़ लो। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इस पर उस लड़की ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं तुम नहीं, मैं अकेले ही पकड़ लूंगी। ये कहते हुए उस लड़की ने सिर झुका लिया था। अरशद उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। अरशद ने पूछा, तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम्हारा स्कूल में कोई दोस्त है? उस लड़की ने सिर उठाकर अरशद को देखा, फिर नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, मैं स्कूल नहीं जाती। ये सुनकर हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए अरशद ने उससे पूछा, व्हाट? तुम स्कूल ही नहीं जाती? लेकिन क्यों? इस बार उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। अचानक से अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीरियस टोन में कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई और स्कूल नहीं जाती? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो, मैं अभी उनकी क्लास लेता हूँ। कहते हुए अरशद उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाने लगा कि तभी एक औरत वहां आते हुए बोली, अनन्या। ये सुन उस लड़की ने अरशद के हाथों पर जोर से काट लिया और जाकर उस औरत के पीछे छिप गई। अरशद ने दर्द महसूस होते ही अनन्या का हाथ छोड़ दिया था। वहीं वो औरत ये देखकर काफी डर गई थी। उसने अरशद से माफी मांगते हुए कहा, अरशद बाबा इसे माफ कर दीजिए, ये बच्ची है, आगे से मैं इसे घर में बंद करके रखूंगी और आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप इसे कुछ मत करिएगा। अनन्या की हरकत से अरशद थोड़ा नाराज जरूर हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की माँ की बात सुनी तो वो खुश हो गया। लेकिन ये खुशी उसने सामने वाले को पता नहीं लगने दी। उसने उसी कठोर एक्सप्रेशन के साथ कहा, ठीक है, मैं इसकी गलती माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अनन्या की माँ ने अरशद के कहे शब्दों को दोहराया। शर्तें? अरशद ने कहा, हाँ शर्तें। मेरी पहली शर्त है, आज से 1 महीने तक आप मेरी कामों में हेल्प करेंगी बिना किसी को पता लगे। मेरी दूसरी शर्त है, ये कहते हुए अरशद रुका और फिर कहा, आप मेरा मतलब अनन्या का एडमिशन स्कूल में करवाएंगी। बताइए, आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? सोच समझकर फैसला लीजिएगा, आपके इस एक फैसले पर आपकी पूरी लाइफ टिकी हुई है। अनन्या की माँ अरशद के कहे शब्दों का मतलब समझ गई थी। अब अरशद की बात मानने के सिवा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी शर्त मानती हूँ, पर अरशद ने पूछा, पर क्या? तो अनन्या की माँ ने कहा, अनन्या 7 साल की है, ये कभी स्कूल नहीं गई, मैं भी अनपढ़ हूँ, इसे कुछ सिखा नहीं पाई, ऐसे में इसका एडमिशन हो पाना। उसकी चिंता आप मत करिए, आप बस अपने पहले शर्त को पूरा करने की कोशिश करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कहते हुए उसने अनन्या की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी माँ के पीछे से झांक कर उसे देख रही थी। तुम कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मेरे पास पढ़ने आओगी। कहते हुए अरशद खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अनन्या अपनी माँ से बोली, माँ मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे स्कूल भी नहीं जाना है। इस पर उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हर किसी को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, तू बहुत किस्मत वाली है। मैंने सुना है अरशद बाबा बहुत समझदार हैं और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते हैं। वो जो भी पढ़ाए मन लगाकर पढ़ना और उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना। कुछ सोचते हुए अनन्या ने कहा, मैंने उसे काट भी लिया था, अगर उसने मुझे अकेले में मारा तब मैं क्या करूंगी? ये सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें नहीं मारेंगे बेटा। तो अनन्या ने कहा, सच्ची? इस पर उसकी माँ ने हाँ में सिर हिलाया तो अनन्या खुश होकर उस तरफ देखने लगी जिस तरफ कुछ देर पहले अरशद गया था। रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सिंघानिया पैलेस से कोई भी अरशद को देखने नहीं आया। बस उसका 3 टाइम का खाना टाइम से उसके पास भेज दिया गया था। इस वक्त अरशद लंच कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे पर है। उसे अनन्या का ख्याल आया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने डोर ओपन किया और सामने अनन्या अपने हाथों में एक थैला लिए खड़ी थी। उसने ब्लू कलर का सिंपल फ्रॉक पहना था और उसके बालों की 2 चोटियां बनी थी। आंखों पर मोटे लेयर का काजल लगा था, इससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरशद ने आसपास देखते हुए उससे पूछा,
तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो अनन्या ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, वो थोड़ी देर पहले काम पर चली गई। तो अरशद ने कहा, ओके, अंदर आ जाओ। ये सुनकर अनन्या ने अंदर देखा। फिर वो अपना स्लीपर उतारने लगी कि तभी अरशद ने उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसने दरवाजा बंद किया और अनन्या को बेड के पास लाकर बोला, यहाँ बैठकर अपनी किताबें निकालो, तब तक मैं अपना लंच फिनिश कर लेता हूँ। अनन्या आराम से पैर फोल्ड करके बेड पर बैठ गई। उसने थैले में से एक कॉपी और पेन निकाला और अरशद को खाते हुए देखने लगी। जो खाना अरशद खा रहा था वो काफी टेस्टी लग रहा था। अनन्या सिंपल खाना ही खाती थी और अभी अरशद के खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसे अपनी तरफ देखता देख अरशद ने पूछ ही लिया, तुम्हें भूख लगी है क्या? इस पर अनन्या ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। अरशद ने उसकी आंखों में लालसा देख ली थी। उसने उसे अपने पास बुलाया और खाने का एक निवाला उसके मुंह में डाल दिया। अनन्या को वो खाना बहुत पसंद आया। वो वहीं खड़ी रही। अब अरशद खुद खाता और उसे भी खिलाता। इस बीच अनन्या की नजर टेबल पर रखी चॉकलेट पर टिकी हुई थी जो अरशद के लंच के साथ आया था। बड़े लोग अक्सर लंच और डिनर के बाद डिजर्ट खाना पसंद करते थे। लंच के बाद अरशद ने वो चॉकलेट अनन्या को दे दी और अनन्या ने वो बिना मना किए ले लिया और बड़े ही प्यार से पूछा, क्या मैं इसे अभी खा लूं? तो अरशद मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के सामने बेड पर बैठे थे। अनन्या को ABCD और काउंटिंग के सिवा कुछ नहीं आता था और इस बात से अरशद बहुत चिढ़ा हुआ था। वो उसे पढ़ा कम रहा था, लेक्चर ज्यादा दे रहा था। अनन्या को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोने लगी। ये देखकर अरशद और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसे रोते देखकर अरशद ने कहा, क्या हुआ है? क्या मैंने तुम्हें मारा? तुम पर हाथ उठाया या कोई पनिशमेंट दी? हाँ नहीं ना, फिर तुम रो क्यों रही हो? यह कहते हुए अरशद की आवाज काफी रूखी हो गई थी। चुप होने की बजाय अनन्या और जोर जोर से रोने लगी। अब अरशद के पास उसे चुप कराने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो जैसे ही उसे चुप कराने की कोशिश करता वो और जोर से रोने लग जाती। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। अरशद अपना सिर पकड़कर बैठा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। अनन्या आधे घंटे से लगातार रो रही थी। अरशद की लाख कोशिशों के बाद भी जब वो चुप नहीं हुई तो अरशद ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। अनन्या अभी 7 साल की थी। उसे तो किसका मतलब भी नहीं पता था। वो आंखें फाड़कर अरशद को देख रही थी। अरशद की पलकें झुकी हुई थी। जब वो अनन्या से अलग हुआ तो उसने खांसते हुए वहां का माहौल ठीक करते हुए कहा, तुम ठीक हो क्या? ये कहते हुए अरशद उससे नजरें चुरा रहा था। जवाब ना मिलने पर उसने अनन्या की तरफ देखा और पाया वो गुस्से से उसे घूर रही थी। गुस्से में वो और भी ज्यादा क्यूट और सुंदर लग रही थी। अरशद के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, चलो अब मुझे देखना बंद करो और पढ़ाई करो। अनन्या ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अरशद ने पूछा, है क्यों नहीं पढ़ना? अनन्या कुछ नहीं बोली और अपनी कॉपी को थैले में वापस रखने लगी। उसे ऐसा करते देख अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा से पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना, तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ना गंदे लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना है, और बेड से उतर गई। उसने अपना थैला लिया और दरवाजे के पास जाकर कुंडी की तरफ देखने लगी। कुंडी दरवाजे की ऊपरी सतह पर थी। अनन्या अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसने 2-3 बार जंप किया, फिर भी वो कुंडी को छू नहीं पाई। अरशद उसी को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अनन्या को देखकर वो एक सुकून, एक खुशी महसूस कर रहा था। तभी अनन्या ने कहा, इसे खोलो ना, और अरशद ने जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। अनन्या उसके पास आई और उसके हाथों को हिलाते हुए बोली, दरवाजा खोलो ना। तो अरशद बोला, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो क्या कल तुम फिर से पढ़ने आओगी? इस पर अनन्या ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आऊंगी। ये सुनकर अरशद थोड़ा सीरियस हो गया। वो अनन्या की ओर करीब जाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुम मेरे पास पढ़ने आओगी तो मैं तुम्हें रोज एक चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर अनन्या सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारा खाना भी खाना है, वो बहुत टेस्टी था, क्या तुम मुझे वो भी खिलाओगे? ये सुनकर अरशद मुस्कुराने लगा और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनन्या खुश होकर बेड पर बैठ गई। उसने अपनी कॉपी और पेन थैले से निकाल लिया। इसी तरह से 4 दिन बीत गए। अरशद ने अनन्या को किस वाली बात दूसरों को बताने से मना कर दिया था। अनन्या 1 बजे से पहले ही वहां आ जाती।
उसे डर था कि अगर वो लेट हो गई तो अरसद अकेले ही सारा टेस्टी खाना और चॉकलेट खा जाएगा। एक दिन पहले ही सिंघानिया फैमिली छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड चली गई। इस बीच अरसद की माँ उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा, मगर अरसद ने उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया। 2 दिन और बीत गए। आज सुबह से ही अरसद के सिर में दर्द था। उसने लंच भी नहीं किया। वो बेड पर लेटा था तो वहीं अनन्या अकेले उसका लंच खा रही थी। उसे अरसद से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपने टेस्टी खाने और अपने चॉकलेट से मतलब था। तभी अचानक से अरसद उठा और वहां से जाने लगा कि तभी अनन्या ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो?" जवाब में अरसद ने कहा, "तुम खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ," और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अनन्या भी चेयर से उतर गई। उसने चॉकलेट लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ ही पल में अरसद को अपने पीछे से एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी और तभी उसके चलते कदम रुक गए। उसने पीछे देखा तो अनन्या जमीन पर गिरी हुई थी। अरसद भागकर उसके पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, "है पागल लड़की, जब मैंने तुम्हें कमरे में रहने को बोला था तो तुम यहाँ क्यों आई?" डांटते हुए उसने अनन्या को उठाया और देखा कि अनन्या के घुटने पर चोट लग गई थी। वो उसे डांटना चाहता था लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखते हुए वो चुप ही रहा। उसने अनन्या को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पैलेस की तरफ जाने लगा। अनन्या जब से थोड़ी बड़ी हुई थी उसे सर्वेंट क्वार्टर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। वो आंखों में चमक लिए सब कुछ देख रही थी। वहीं सारे सर्वेंट गुस्सैल अरसद की पीठ पर अनन्या को देखकर हैरान हो गए थे। अनन्या की माँ ने भी ये देख लिया था। बाकियों की तरह वो भी हैरान थी कि तभी उनके साथ काम कर रही दूसरी औरत ने उससे कहा, "संगीता, ये अनन्या है ना? ये लग तो ही तेरी बेटी रही है, लेकिन ये अरसद बाबा के साथ, वो भी उनकी पीठ पर। इसका अंजाम जानती है तू? अगर बड़े मालिक को पता चला ना तो वो तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। इससे पहले बात बिगड़ जाए, अपनी बेटी को बोल कि वो अरसद बाबा से दूर रहे।" संगीता जी उस औरत की बात समझ रही थी, लेकिन वो चुप रही। इस वक्त उनका ध्यान अपनी बेटी के खिलखिलाते चेहरे पर था, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर से अरसद के पास अनन्या की चोट के लिए कोई इलाज नहीं था। इसलिए वो उसे महल के अंदर अपने कमरे में ले गया। उसने सबसे पहले अनन्या के घुटने पर बैंडेज लगाया और उसके बाद उसे एक पेन किलर की टैबलेट दी। अरसद का कमरा बहुत प्यारा था। सभी चीजें बड़े ही सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी। अनन्या ने पूछा पर अरसद ने कोई जवाब नहीं दिया। "कितना सुंदर कमरा है, ये किसका कमरा है?" लेकिन इस वक्त अरसद कुछ ढूंढ रहा था, शायद कुछ इंपॉर्टेंट, पर उसे वो मिल नहीं रहा था। वहीं अनन्या उसके पीछे पीछे चल रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी, "तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये कमरा किसका है? हम वापस कब जाएंगे?" अरसद उसके सवालों से परेशान हो गया था। उसने अनन्या को उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, "चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है? और जब तक मैं नहीं कहता तब तक बेड से नीचे पैर भी नहीं रखोगी, समझी?" ये कहकर उसने एक डिब्बा खोलकर अनन्या के सामने रख दिया। अपने सामने काजू बादाम से भरे डिब्बे को देखकर अनन्या खुश होते हुए बोली, "क्या ये मेरे लिए है?" तो अरसद थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, "नहीं, मेरे लिए है।" होते हुए बोली, "फिर तुमने इसे मुझे क्यों दिया?" इस पर अरसद ने कहा, "अरे मेरे सवालों की पुड़िया, ये सब तुम्हारे लिए है।" ये सुन अनन्या खुश हो गई, पर वो अरसद की बातों का जवाब देना नहीं भूली। "मैं कोई सवालों की पुड़िया नहीं हूँ, मैं तो प्यारी सी गुड़िया हूँ।" इतना बोलकर वो खाने लगी। अरसद ने उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। करीब 10 मिनट बाद उसे एक ब्लैक बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारा मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव्स थी। अरसद ने उसे अथर्व से छिपा कर रखा था। उसने बेड की तरफ देखा। अनन्या बॉक्स को पकड़े हुए सो गई थी। उसने बॉक्स लिया और उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और खुद अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। सर्वेंट की आवाज से अरसद का ध्यान काम से हटा। उसने टाइम देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। तभी अरसद ने सर्वेंट से कहा, "सुनो, एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर आओ," और खुद अनन्या को उठाने लगा। उसने चॉकलेट बॉक्स अनन्या को दिया, जिसे पाकर अनन्या बहुत खुश हो गई। वो दोनों वापस सर्वेंट क्वार्टर चले गए। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब अरसद अनन्या को रात में भी पढ़ाने लगा था। अनन्या बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रही थी। 15 दिन बीत गए। सिंघानिया फैमिली ट्रिप से वापस आ गई। मीनाक्षी जी अरसद से मिलने सर्वेंट क्वार्टर में जाने लगी। तभी रघुवेंद्र जी ने यह कहकर रोक लिया, "अरसद बहुत बिगड़ चुका है। अगर तुम उसे और बिगाड़ना नहीं चाहती हो तो उसे कुछ दिन और अकेले रहने दो।" मीनाक्षी जी का तो मन नहीं मान रहा था, मगर अरसद का जिद्दी और रूखा बिहेवियर याद करते हुए उन्होंने अपने मन को वहां ना जाने के लिए मना लिया। 10 दिन और बीत गए। छुट्टियां भी खत्म होने को थी। वही अब अनन्या के पास थैला नहीं, एक क्यूट सी डॉल के प्रिंट का बैग था जो कुछ दिन पहले ही अरसद ने उसे दिया था। अनन्या अपनी पीठ पर बैग लिए अरसद के कमरे से बाहर आई। दरवाजे के सामने ही उसे एक प्यारी सी डॉल दिखी। वो भागते हुए उसके पास गई और डॉल को उठाकर उसके ऊपर लगी मिट्टी को साफ करने लगी कि तभी एक लड़की ने उससे वो डॉल छीन लिया। उसके अचानक से ऐसा करने पर अनन्या को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई।
तभी एक गुस्से भरी आवाज ने नाम लिया, निया। वो लड़की जिसके पास गुड़िया थी, वो आवाज सुनते ही डर गई। अरशद अनन्या के पास आया और उसकी चिंता करते हुए उससे बोला, अनन्या तुम ठीक हो? अनन्या ने खुद को ठीक करते हुए हाँ कहा और खड़ी हो गई। अरशद अब उसे आन्या कहकर ही बुलाने लगा था। अरशद ने गुस्से से सामने खड़ी लड़की को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, निया तुमने आन्या को धक्का क्यों दिया? उसे चोट लग जाती तो? इस पर निया ने कहा, भाई मैंने इसे धक्का नहीं दिया, मैंने देखा ये मेरी डॉल चुरा कर ले जा रही थी, मैंने तो बस इससे अपनी डॉल वापस ली है, ये खुद ही जानबूझकर नीचे गिर गई। निया अरशद की छोटी बहन थी, उसकी उम्र भी अनन्या की जितनी ही थी। जहां अनन्या दुबली पतली थी, वहीं निया एक हेल्दी चाइल्ड थी। उसकी बात सुनकर अरशद ने अनन्या से पूछा, अनन्या? इतने में ही अनन्या बोल पड़ी, मैंने इसकी डॉल नहीं चुराई, वो तो वहां धूप में रखी हुई थी और उस पर मिट्टी लग गई थी, तो मैंने बस उस पर से मिट्टी साफ की। ये सुनकर अरशद ने निया से पूछा, तुमने वो डॉल नीचे क्यों रखी थी और तुम यहाँ किसके साथ आई हो? तभी इन सब के बीच वहां एक और आवाज आई, मेरे साथ। ये अथर्व था। उसे देखते ही अरशद को गुस्सा आने लगा। अथर्व ने अरशद के बगल में खड़ी अनन्या को देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे स्टैंडर्ड तो काफी नीचे गिर चुके हैं यार, लगता है 7 क्वार्टर में रहते रहते तुम खुद को भी उनमें से एक समझने लगे हो। इस पर अरशद ने कहा, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरा स्टैंडर्ड कितना उठा है और कितना नीचे गिरा है, ये बताने की बजाय तुम अपने आप को देखो। निहायत ही बेशरम और गिरे हुए लगते हो। हर बार पीटने के बाद भी मुंह उठाकर चले आते हो। माइंड योर लैंग्वेज अरशद, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कहते हुए अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वही अरशद उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ा भाई? रियली? इतना बोल अरशद थोड़ा सीरियस हो गया और आगे बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑफ कोर्स मुझसे मिलने तो आए नहीं होगे, तो जो करने आए हो वो करो और चुपचाप यहाँ से चलते बनो। अरशद अथर्व से बहस करने के मूड में नहीं था। अपनी बात कहने के बाद उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। डैड ने तुम्हें पैलेस वापस आने को बोला है। अरशद ने यह सुना और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे चलता रहा। अथर्व ने अपने आसपास देखा, वहां बहुत सारे सर्वेंट्स मौजूद थे। अथर्व को काफी एम्बैरेसिंग महसूस हुआ। उसने गुस्से से अरशद को देखा। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। अरशद उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता था, वो भी सर्वेंट क्वार्टर के सभी सर्वेंट्स के सामने। आगे बढ़ते हुए उसने पीछे से कसकर अरशद का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार मुक्का अरशद के चेहरे पर जड़ दिया और एक जोरदार चीख सबके कानों में पड़ी। ये अनन्या की चीख थी। अरशद अनन्या का हाथ पकड़कर चल रहा था। अथर्व के अचानक से उस पर अटैक करने से वो ना तो खुद को संभाल पाया और ना ही अनन्या को। अनन्या उससे कुछ दूर जा गिरी थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस अनन्या थी। उसने अनन्या को उठाया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन अनन्या का हाथ उसके सिर पर नहीं बल्कि उसके गले पर था। ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अथर्व भी ये देखकर काफी डर गया था। वो अरशद के पास जाते हुए बोला, जल्दी करो, उसे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। अरशद ने अथर्व की आवाज सुनी। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो सब कुछ भूल गया और अथर्व पर टूट पड़ा। आखिर क्या करेगा अरशद अब अथर्व के साथ, और अनन्या क्या बच पाएगी? जानने के लिए सुनते